नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा किए गए हाल ही के फैसलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जिसका वजह है जिसके परिणाम हैं कि ना तो लोन महंगे होंगे और ना ही ईएमआई के अंदर कोई भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ अब आरबीआई के इस फैसले से 1 लाख करोड़ तक बाजार में और आसानी से आएगा, क्योंकि लिक्विडिटी बैंक्स की बढ़ जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हाल ही में हुई बैठक, जो कि हर दूसरे महीने होती है, आरबीआई जिस बैठक को कंडक्ट कराती है, उसके माध्यम से यह डिसाइड किया जाता है कि बैंकों को किस ब्याज प्रतिशत पर लोन उपलब्ध कराया जाए, या फिर बैंकों का पैसा रिजर्व बैंक में कितने ब्याज दर पर रखा जाए। साथ ही यह भी डिसाइड किया जाता है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें आरबीआई किस और तरीके से फैसिलिटेट कर सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की महंगाई को नियंत्रित करते हुए ग्रोथ को बढ़ावा देना है, लिक्विडिटी को मेंटेन करना है, वह ये सारे कार्य मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से करती है। आपको यदि याद हो तो आज से 3 दिन पहले जब देश की जीडीपी ग्रोथ को लेकर के कुछ रिजल्ट्स आए थे, उस समय मैंने सेशन किया था और मैंने आपको यह पूरा बताया था कि अगर भविष्य के अंदर जीडीपी की ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, हमारी हाल ही में जीडीपी ग्रोथ रेट जिस तरह से घटी है, उसको बढ़ावा देने के लिए जरूरी होगा कि हम यहां पर आसानी से पैसा उपलब्ध कराएं। क्योंकि असल में डिमांड और सप्लाई के खेल में जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड कैसे बढ़ेगी? आसानी से जब पैसा उपलब्ध होगा। तो जब डिमांड बढ़ाओगे तब जाकर सप्लाई के लिए लोग मांग करने लगेंगे कि हमें सप्लाई चाहिए। तो सप्लाई करने वाले लोग उस काम को करने के लिए जुटेंगे, तो धंधे अपने आप चलने लग जाएंगे। मैंने आप लोगों को ये पूरी जानकारी बातें बाजार की पर आज से 3 दिन पहले दी थी कि अगर अब देश की ग्रोथ को बढ़ावा देना है तो आरबीआई को यहां पर कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। जिन्होंने ये सेशन नहीं देखा वो मैं याद रख लें कि ये हमारे देश में 7 तिमाही का सबसे कम ग्रोथ रेट अभी देखा गया है, यानी 18 महीने का सबसे कम ग्रोथ रेट, दैट इज 5.4% हाल ही में देखा गया है। और इस बार जो ग्रोथ रेट में कमी देखी गई है, वो कमी विशेष रूप से माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर के अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर देखी गई थी। तो ऐसे में इन सेक्टर्स के अंदर अगर बूम लाना है तो पैसा इजीली उपलब्ध कराना होगा। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ कब होगा? जब लोग घर बनाने निकलेंगे। कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी एज एन अप्लायंसेस नीड होगी, तो वो आसानी से डिमांड जनरेट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी गुड्स की होने लगेगी। कहने का मतलब है कि अधिकांश चीजें एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर इंसान के पास पैसा आसानी से उपलब्ध हो और केवल कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही अगर ग्रो करने लगे, तो इसके ग्रो करते ही माइनिंग ऑटोमेटिक ग्रो करने लगती है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रो करने लगती है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करने लगती है। ये सारे फील्ड एक साथ शुरू होने लगते हैं। इसका मतलब है कि हमारे द्वारा अगर बैंकों को आसान रूप से लोन उपलब्ध करा दिया जाए, तो आसान रूप से लोन उपलब्ध कराते ही बैंकिंग सिस्टम के पैसे से लोग बाजार में धन लेकर निकल आएंगे। यही काम हाल ही में आरबीआई ने कर भी दिया है कि बैंक से आम जन तक आसानी से लोन उपलब्ध कराने का तरीका आसान कर दिया है। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और आपको याद हो तो जब रिजल्ट्स आए थे अभी देश की ग्रोथ के, तो उससे पहले भी देश के कई मंत्री इस बात की डिमांड कर रहे थे कि आरबीआई को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि ब्याज दरों में कटौती हो या फिर फूड प्राइसेस के अंदर मेंटेनेंस आए। फाइनेंस मिनिस्टर भी इस तरह की बातें कर रही थी। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं रखा। रेपो रेट एक तरह से आसान रूप से ऐसे समझिए कि आरबीआई बैंक को जिस रेट पर, जिस ब्याज पर धन देती है, उस ब्याज में कोई कटौती नहीं करी। हां, इस बार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, किसी में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन कैश रिजर्व रेशो, दैट इज सीआरआर, उसको 4.5 के स्थान पर 4 कर दिया है, जिसकी वजह से लगभग लाख करोड़ रुपया बैंकों के पास होगा जिसे वो लैंड कर पाएंगे। ये सीआरआर क्या होता है? तो बैंक को एक धन अपनी कुल जो उसके पास पैसा एकत्रित हुआ है उसमें से जो उसके पास धन एकत्रित हुआ है लोगों के द्वारा, जो उसमें जमा कराया गया बैंक में, उस धन का कुछ प्रतिशत, जैसे पहले 4.5% था, वो आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। आरबीआई ने हाल ही में उस 4.5% को 4% कर दिया है कि आप हमारे पास 4.5% मत जमा रखो, 4% जमा रख लो, आप बाकी जनता को लोन में दे दो। तो लोन में दे दो, इस बात के करने से लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ने लगेगी। यही कारण है कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो खबर है वो हेडलाइंस बन जाती हैं। साथियों, हेडलाइन बनने के साथ साथ बड़ा डिसीजन ये है कि आरबीआई ऐसा करते कैसे है।
आरबीआई का रोल क्या है, आरबीआई कैसे ये कंट्रोल करती है। तो देखिए, आरबीआई ने एक 6 मेंबर कमेटी बना रखी है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन कर रहा होता है, अर्थव्यवस्था से डील कर रहा होता है, तो जनरली दो प्रकार की पॉलिसीज पर वर्क करता है, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा कंट्रोल्ड होती है, आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है, जिसके माध्यम से वो ये तय करती है कि जो बैंक उसके अंडर में आती हैं उनके पास कितना आसानी से धन छोड़ा जाए या उनके पास रखे धन को कितना ज्यादा ब्याज दिया जाए। तो आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जो कमर्शियल बैंक्स पर कंट्रोल किया जाता है, वही बैंकिंग सिस्टम आम जन के लिए आगे चल के सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो हाल ही में आरबीआई ने अपने रेपो रेट को 6.5 बरकरार रखा है, जो कि पिछले बार जैसा ही है। आरबीआई हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सिफारिशों पर, जिसकी वजह से इस तरह की न्यूज आपको सुननी पड़ती है। तो ये गवर्नर साहब का संदेश है, शक्तिकांत दास जी का। इन्होंने बताया कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 2 महीने अनचेंज पूरी तरह से रखी, साथ ही साथ में इन्होंने एसडीएफ रेट भी अनचेंज रखी। अब ये एसडीएफ रेट क्या होती है ये भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो मौद्रिक नीति क्या होती है वो मैंने बता दिया। मौद्रिक नीति बनाते कौन है, तो 6 लोग बनाते हैं, उनमें से 3 आरबीआई के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 3 सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई के द्वारा नियुक्त होते हैं उनमें से 1 गवर्नर हैं और 2 आरबीआई के अंदर और डायरेक्टर्स हैं, साथ ही साथ 3 जो हैं वो गवर्नमेंट के नॉमिनी है। तो कुल मिलाकर 6 लोगों की कमेटी डिसाइड करती है कि देश के अंदर कितना आसानी से पैसा सुलभ हो। ये 6 लोग कौन कौन हैं, तो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, साथ ही साथ डेप्यूटी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि मॉनेटरी पॉलिसी इंचार्ज है, 1 ऑफिसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम द नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। ये मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया। तो इधर नागेश कुमार, श्री सौगता भट्टाचार्य और प्रोफेसर राम सिंह, ये 3 वो लोग हैं जिन्हें सरकार के द्वारा नियुक्त किया हुआ है। अब बात करते हैं जो रेपो रेट अनचेंज रखी है वो क्या है। तो असल मायने में रेपो रेट को आप इस तरह से समझकर चलिए कि जो कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, जो बैंक से हमारा काम पड़ता है, जिनसे हमारा काम पड़ता है वो कमर्शियल बैंक्स हैं। इन्हें पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत कहां से होती है, सेंट्रल बैंक से। जैसे अपन को पैसे की जरूरत होती है तो अपन कमर्शियल बैंक जाते हैं, लेकिन बैंक को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो रिजर्व बैंक के पास जाती है। तो रिजर्व बैंक के पास जब ये जाते हैं कि सर मुझे पैसे की जरूरत है, तो जैसे हम लोग जब लोन लेने जाते हैं तो हमसे ये ब्याज वसूलता है, ऐसे ही जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो सेंट्रल बैंक ब्याज वसूलता है। तो सेंट्रल बैंक जो ब्याज वसूलता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। सेंट्रल बैंक मतलब बैंकों का बैंक, तो वो जो ब्याज वसूलता है दैट इज रेपो रेट। अब आप ऐसे समझिए, मैं कमर्शियल बैंक से लोन लेने गया, इसने मुझे कहा कि मैं आप लोगों को 6% पर धन देने को तैयार हूं, प्रोवाइडेड मुझे 5.5% पर धन मिल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे अगर 6% पर ही मिला तो मैं कमाऊंगा क्या। ऐसे में कमर्शियल बैंक अब उम्मीद करती है कि आरबीआई उसे कम ब्याज पर पैसा दे। अब मान लो कि 6.5% पर इसे खुद पैसा मिला है, तो ये हमें 6.5% पर तो देगा नहीं, तो बट नेचुरल है कि ये 6.5 की जगह 7% या 6.5 से ऊपर ही आम जन को उपलब्ध कराएगा। इसलिए हमारे देश में जो इंटरेस्ट रेट है कि किसको स्कूल एजुकेशन मतलब एजुकेशन लोन कितने पे मिलेगा, कार लोन कितने पे मिलेगा, पर्सनल लोन कितने पे मिलेगा, हाउस लोन कितने पर मिलेगा, ये सब कहीं ना कहीं रेपो रेट के माध्यम से डिसाइड हो रहे होते हैं। अगर ये घटती हुई चली जाएंगी तो हम लोगों को आसानी से लोन मिलने लगेंगे। यानी अभी आरबीआई चाहती तो इस रेपो रेट को कम कर सकती थी। अगर वो इसे 6% करती तो कल ही बैंकों के अंदर पैसा और ज्यादा उपलब्ध होता। ऐसा नहीं है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। आरबीआई ने अपने स्तर पर रेपो रेट्स में बीच में भी कटौतियां की हैं, और वो जो कटौतियां हैं वो बहुत अच्छे से की गई थी कुछ समय पूर्व जब कोरोना काल चल रहा था। मतलब आरबीआई के द्वारा रेपो रेट्स के अंदर जो कटौतियां थी 5.5% के आसपास तक और 4.5% तक भी रेपो रेट्स गई हैं, एज पर माई नॉलेज, मतलब मैं जितना ध्यान कर पा रहा हूं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आरबीआई ने इसे 6.5% छोड़ दिया है। 6.5% तोड़ दिया है तो इससे क्या होगा कि आपको 6.5 से ऊपर पे ही ब्याज मिलेगा। तो यहां से तो कोई खासा फर्क पड़ा नहीं। बाय द वे, इस मौद्रिक नीति पॉलिसी को क्या कहा जाता है, क्या होता है, इस पर मैंने इन्फोग्राफिक बना के हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर भी डाल दिया और अपनी पाठशाला के ट्विटर हैंडल पर भी डाल दिया है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, कमेटी में से 4 मेंबर ब्याज दरों में बदलाव के पक्ष में नहीं थे। मतलब उनका कहना था कि नहीं साहब, जैसे चला आ रहा है वैसे करिए, अदरवाइज चाहते तो ये इन ब्याज दरों को कम कर सकते थे। अब आते हैं हम लोग एमएसएफ के ऊपर कि ये एमएसएफ क्या होता है। तो देखो, जब मतलब एक तरह से ऐसे समझकर चलिए कि आपको बैंक से ओवरनाइट अगर फंड चाहिए होते हैं,
मतलब इस दो टर्म्स हैं, एक है एसडीएफ और एक है एमएसएफ। एसडीएफ है स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, मतलब बैंक क्या करती हैं कि उनके पास में थोड़ा भी धन इकट्ठा हुआ तो वो खुद के पास नहीं रखती, उस पैसे को वो सीधा आरबीआई के पास टिका देती हैं ताकि आरबीआई उन पर ब्याज दे। बैंक अपने लिए धन कमाना चाहती है, कमाने का बेस्ट तरीका है या तो आपको कर्ज देकर धन कमाए या अपने पैसे को जमा करा के कमाए। अपने पैसे को जमा जब वो आरबीआई में कराती है तो ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, तो उसे जिस रात भर के लिए भी जमा कराना पड़े उस फैसिलिटी को स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी कहा जाता है। अब उसका रिवर्स कर लो, अगर एक रात के लिए ही पैसा चाहिए होता हो तो उसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दैट इज एमएसएफ कहा जाता है। अब आप खुद से सोचो, आरबीआई भी तो बैंकों का बैंक है, वो एक समझदारी करता है। क्या समझदारी करता है? आप अगर कर्जा लेने जाओगे तो महंगा देगा और आप सामान धरने जाओगे तो आपको ब्याज कम देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में होता है। या फिर आप अपने लिए समझिए, अगर आप अपना पैसा एफडी कराने जाएंगे तो बैंक आपको ज्यादा ब्याज नहीं देगा, लेकिन आप कर्जा लेने जाएंगे तो बैंक आपसे ज्यादा ब्याज वसूलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको एफडी पर जितना परसेंट दे रहा है वो 6% आपको मान लो एफडी पर दिया, आपको ब्याज कर्जा मांगने गए तो 9% देगा, 9% पे देगा, मतलब 3% वो अपनी कमाई पर रखना चाहता है। यही काम आरबीआई करती है। अगर एसबीआई आरबीआई से पैसे मांगने गई तो उसको ज्यादा ब्याज पर मिलेगा, जो हमने रेपो रेट के केस में कहा, और एसबीआई ने अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कराया तो वो रिवर्स रेपो रेट है, वो कम ब्याज देगा उसको। ऐसे ही ये काम अगर एक रात के लिए हो रहा हो कि आरबीआई के अंदर एसबीआई एक रात के लिए पैसा जमा कराने गई हो तो एसडीएफ, और एक रात के लिए लेने गई हो तो उसको आप लोग क्या कहते हैं? एमएसएफ कहते हैं। और इसका भी फर्क पड़ता है, ठीक है? तो यहां पर जो फर्क पड़ता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। कैश रिजर्व रेशो के केस में मैंने आपको बताया, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस बार चेंज हुआ है, दैट इज 4% हो गया है। 4% सीआरआर होने का मतलब क्या है? इसको आप ऐसे समझिए कि यहां पर अब मार्केट के अंदर जो सीआरआर की वजह से, कैश रिजर्व रेशो की वजह से, जो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा रखती थी वो उतना पैसा जमा नहीं रखेंगी और उससे कम पैसे पे ही उनका काम चल जाएगा। अभी आएंगे उसके ऊपर। फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर आरबीआई ने अब 7.2% से 6.6% कर दिया है, क्योंकि 5.4% तो तृतीय क्वार्टर के अंदर रह ही गया है, तो फोर्थ क्वार्टर के अंदर क्या होगा, इसलिए इन्होंने अपनी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। पहले जो क्वार्टर के अंदर चल रहा था वो घटा करके इन्होंने अब नीचे कर दिया है, ठीक है ना। महंगाई का जो अनुमान है उसे बढ़ाकर 4.8% कर दिया है। देखो, महंगाई पर नियंत्रण रखना भी आरबीआई का ही काम है। अब आप पूछेंगे आरबीआई महंगाई पर कैसे नियंत्रण रख सकती है? इसको आप ऐसे समझिए कि जब आपके पास धन ज्यादा होगा तो आप ज्यादा चीजें खरीदने जाएंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो आपका डिमांड इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा और सप्लाई अगर लिमिटेड है तो चीजें महंगी होने लगेंगी। तो यह माना जाता है कि जब बैंकिंग ने अपने द्वारा पैसा आसानी से उपलब्ध कराया है तो चीजें महंगी होने लगेंगी, तो इसलिए महंगाई का अनुपात बढ़ा दिया गया कि महंगाई बढ़ सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ही भारत में महंगाई का अनुपात 4% से ±2%, अर्थात 2% से लेकर 6% के बीच में देश की इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। यह हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा पहले से ही डिसाइडेड चीजें हैं, ठीक है साहब। अच्छा, अब इसके मायने क्या निकलेंगे इस तरह का जो काम हुआ है उससे? ग्राहकों को लोन तक की बात अगर की जाए तो लोन पे रेपो रेट का कोई खासा असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हां, आपने सीआरआर की बात की है तो बैंक आसानी से धन देने के लिए उपलब्ध होंगी, धन होगा उनके पास। किसानों के लिए अगर बात करें तो कोलेटरल फ्री जो एग्रीकल्चर लोन है उसमें बिना गिरवी रखे कर्ज देने की सीमा को 1.6 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। विदाउट कोलेटरल अब लोन में जो वैल्यू है वो ज्यादा मिल पाएगी। यूपीआई ग्राहकों के लिए जो पहले से था क्रेडिट लाइन अकाउंट में पैसा ना होते हुए भी जो भुगतान की सुविधा थी वो अब स्मॉल फाइनेंशियल बैंकों को दी जाएगी कि वो भी इस तरह की सुविधा दे सकें। इससे यूपीआई के माध्यम से बिना पैसा अकाउंट में हुए भी आप छोटा मोटा पेमेंट कर पाएंगे, एक तरह से कर्ज देने की सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी। बैंकों के लिए जैसा मैंने सीआरआर के बारे में बताया 4.5 से 4% हुआ है, इससे 1 लाख करोड़ मार्केट में और आएगा तो उन्हें इसका बड़ा फायदा होगा, ठीक है। तो वो आसानी से ग्राहकों को कर्जा दे पाएंगे। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इमीडिएट भारत की मॉनेटरी पॉलिसी का ग्रोथ पर असर नहीं पड़ता है, हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी आती है, लेकिन हां, फंड जब आसानी से उपलब्ध होते हैं तो थोड़ा सा लिक्विडिटी बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। इसी का कारण है कि लिक्विडिटी बढ़ने की सूचना सुनते ही स्टॉक मार्केट के अंदर जो बैंकिंग के शेयर हैं वो 2% के हिसाब से ग्रो कर गए कि साहब अब 1 लाख रुपया
1 लाख करोड़ होगा मार्केट के पास देने के लिए, तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो बैंकिंग ग्रोथ कर जाएगी। तो शेयर मार्केट ने इसको सकारात्मक रूप से लिया था। ठीक है साहब, सेंसेक्स के अंदर इसका शुरुआती रूप जो है वो सकारात्मक रूप से देखा गया था। बाकी जो निफ्टी पैक की बात करें तो सबसे अधिक तेजी आज टाटा मोटर्स के अंदर रही, और सेक्टोरल सूचकांकों की अगर हम बात करें तो यहां पर निफ्टी मेटल में 1.25% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी जिन्हें डीमैट अकाउंट्स खोलने हो फ्री ऑफ कॉस्ट ₹0 चार्ज पर, आपके लिए लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। पढ़ने लिखने वाले लोग जो हैं वो हमारा कोर्स एक्सेस कर सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर, उसका लिंक भी एक्सेस करने के लिए दिया गया है। आरएस फाउंडेशन के बैचेस भी उपलब्ध